हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कविता नवनिर्माण जो कि चतुष्पदी विधा में रचित है और त्रिलोचन जी की रचना है, इस कविता में दिए गए स्वाध्याय के लिए जो भी कृतियां हैं उनका उत्तर कैसे लिखा जाए कि हम आसानी के साथ अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सकें। छात्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से इसी बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक की जो पहली कविता है नवनिर्माण, उसमें देखिए पेज नंबर 3 पर स्वाध्याय के लिए आकलन, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, रसास्वादन, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, कृतियां दी गई हैं। इन्हीं को आज इस वीडियो के माध्यम से हम कैसे हल करें वो यहाँ पर हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आकलन के लिए जो प्रश्न दिया गया है 2 हैं और ये आपको आधे आधे अंकों के लिए रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले एक कृति पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है वो ये इस पोएम से, इस कविता से संबंधित बल इसके लिए होता है। अब यहाँ पर आपको 2 खाने दिए रहेंगे और दोनों खानों में आपको एक एक आंसर लिखना होगा। तो पहला जो है वो ये है पीड़ित को बचाने के लिए और दूसरा है सताए हुए को न्याय दिलाने के लिए। ये बल इसके लिए होता है। इन दोनों उत्तरों के लिए आपको आधा आधा अंक यानी पूर्ण 1 अंक यहाँ पर मिलेगा। दूसरा यहाँ पर प्रश्न जो आकलन के लिए है वो ये कि जिसे मंजिल का पता रहता है वह। अब यहाँ पर आप 2 उत्तर लिख सकते हैं। पहला है पथ के संकट को सहता है और दूसरा इस प्रश्न से संबंधित उत्तर सिद्धि के शिखर पर पहुंच अपना इतिहास कहता है। तो इस प्रकार से आकलन के लिए जो कृतियां दी गई हैं उनका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो एक एक अंकों की प्राप्ति आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अब अगला हम प्रश्न अगली स्लाइड के माध्यम से शब्द संपदा में किस प्रकार का प्रश्न रहेगा और आप उत्तर कैसे लिख सकते हैं वो आप अगली स्लाइड में देखिए। तो शब्द संपदा के लिए प्रश्न यहाँ पर आप देख लीजिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, शब्द संपदा एक ऐसा खंड आपको क्वेश्चन के तौर पर, कृति के तौर पर पूछा जाएगा जिसमें आपको वचन से संबंधित हो सकता है, लिंग से संबंधित हो सकता है, आपको विलोम, समानार्थी, बहुत सारे तरीके से सब शब्द संपदा में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो उपसर्ग युक्त, जिसे आप इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, यानी कोई शब्द दिया रहेगा उसके पहले आपको कुछ लेटर जोड़ने होंगे और एक नया शब्द तैयार होगा और उस शब्द के साथ आपको अर्थपूर्ण वाक्य यानी आपको वाक्य भी बनाना रहेगा। इस आधार पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से शब्द हैं वो यहाँ पर टेक्सचुअल जो दिया गया है उसी को यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है। आपको इससे हटके भी पूछा जा सकता है, बट आप लिखेंगे क्या और कैसे वो तरीका आप ध्यान रखिएगा। पहला जो है वो है नीति। नीति शब्द दिया गया है। अब इसका उपसर्ग शब्द क्या हो सकता है वो यहाँ पर देखिए आप। उपसर्ग युक्त शब्द आप यहाँ पर शब्द से पहले यानी नीति शब्द से पहले कु लगाएंगे तो कु नीति, आ लगाएंगे तो अनीति, यानी इस प्रकार के और भी अन्य शब्द हैं। मैंने यहाँ पर समझाने के लिए मात्र 2 शब्दों को लिया है और एक ही का मैं आपको वाक्य यहाँ पर बतलाऊंगा। आप इस प्रकार से वाक्य अन्य जो नीति से संबंधित उपसर्ग युक्त शब्द बनेंगे वो आप वाक्य बना सकते हैं। मजदूरों का विरोध रोकने के लिए मिल मालिक ने कुनीति का सहारा लिया। अब देखिए यहाँ पर नीति शब्द का कुनीति उपसर्ग शब्द है और इसका वाक्य कि ये शब्द जो है वाक्य में आ गया है। मजदूरों का विरोध करने के लिए मिल मालिक ने कुनीति का सहारा लिया। दूसरा शब्द शब्द संपदा में उपसर्ग युक्त के लिए क्या है? बल। अब यहाँ पर इससे संबंधित शब्द कौन कौन से बनेंगे? दुर्बल, सबल, निर्बल, इस प्रकार के अन्य शब्द आपको आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक ही मैंने वाक्य एक शब्द लिया है, वो ये है कि दुर्बल पर अत्याचार
नहीं करना चाहिए। तो छात्रों, इस प्रकार से आपको अगर उपसर्ग युक्त शब्द तैयार करने के लिए कहा जाए और उनका अर्थ पूर्ण वाक्य बनाने के लिए कहा जाए तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको उपसर्ग युक्त शब्द ही नहीं बनाना है बल्कि आपको वाक्य में प्रयोग भी करना है, अदरवाइज आपके अंक जो है वहां पर कट जाएंगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। अगला अभिव्यक्ति के लिए है। अब यहां पर आपको शब्दों की सीमा भी दी जा सकती है, 80 से 100 शब्द, 50 से 60 शब्द, जिस प्रकार से रहेगा आपको उसी आधार पर अपने मतों की अभिव्यक्ति करनी रहेगी। सबसे पहले जो टेक्सुअली मैंने यहां पर लिया है, ध्यान रखिएगा, जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में प्रश्न दिया गया अभिव्यक्ति खंड में, वहीं पर मैंने दोनों का मैंने अलग अलग लिया हुआ है। कैसे उत्तर आप लिखेंगे कविता को ध्यान में रखकर, वो महत्वपूर्ण है। आप इस प्रकार से अपने उत्तरों को लिख सकते हैं। तो प्रश्न क्या है? धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करना होगा। अब यहां पर किस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे वो यहां पर आप देखिए, कविता को ध्यान में रखना होगा आपको। आधुनिक युग को कल युग के नाम से अभिहित किया जाता है। इसका मूल कारण है कि आज का दौर मशीनी दौर बन चुका है। इस मशीनी दौर ने व्यक्ति के अंदर स्वार्थ की भावना को बल दिया है। वह स्वहित तक संकुचित होकर रह गया है। इसी स्वार्थ की सिद्धि हेतु वह अपने परिवार, अपने समाज, यहाँ तक कि अपनी संस्कृति तक को विस्मृत कर देता है, भुला देता है। परंतु यह स्वार्थ सिद्धि यानी खुदगर्जी जिसे आप कह सकते हैं, और उसको हासिल करने का जो तरीका है, इंसान को धन धान्य से परिपूर्ण तो कर सकता है, उसे धन के रूप में खुशहाली तो दे सकता है, परंतु उसके संस्कारों को, उसकी तहजीब को, उसके कल्चर को, उसके घर के और जो रीति और रिवाज हैं उनको पुष्टि प्रदान नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी वृक्ष में लगा हुआ फल फूल तभी तक खूबसूरत और पौष्टिक रह सकता है जब तक वह उस वृक्ष की टहनी से जुड़ा रहता है। जहां वो टहनी से टूटकर अलग होता है, वैसे ही उसकी खुशबू और पौष्टिकता में कमी आना शुरू हो जाता है। अब आगे यहां पर इसका उत्तर और आप देख सकते हैं। इसका उत्तर और देखिए आप यहां पर, धरती से जुड़ा होने का अर्थ यहां पर इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति को अपनी सभ्यता और संस्कृति से, अपने समाज से जुड़ा रहना चाहिए। उसे अपने जीवन को सफल बनाने हेतु अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। बिना लक्ष्य निर्धारित किए व्यक्ति समाज में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति अपने समाज, अपने लोगों के साथ जुड़े रहने की भावना पर बल देता है, वो अपने लक्ष्य को भी आसानी के साथ प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से आप अपने मतों को, धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, इसके लिए आप अभिव्यक्ति दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो यहां पर अभिव्यक्ति के लिए ही है। समाज का नव निर्माण और विकास नर नारी, महिला और पुरुष के सहयोग से ही संभव है। इस पर अपने विचार लिखिए। अब यहां पर जो मैंने लिखा है वो आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि समाज सदियों से, यानी बहुत पुरातन काल से, प्राचीन काल से नर नारी के मध्य भेद करता रहा है। पुरुष प्रधान समाज होने की मानसिकता भारतीय समाज की बहुत बड़ी समस्या रही है। ये कोई एक जमाने की बात नहीं है, एक दौर की बात नहीं है, ये हमेशा से बना रहा है हमारे समाज में। इस समस्या को समाप्त करने के लिए सदियों से ही महापुरुषों ने प्रयत्न किए हैं। यानी ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो भेद है, ये आज ही दूर करने की कोशिश नहीं दिखलाई पड़ती है, सदियों से इसके लिए प्रयास किए जाते रहे हैं। नर नारी एक सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं। यदि सिक्के के किसी भी पहलू में खोट होता है तो वह बाजार में कोई मूल्य, कोई कीमत नहीं रखता है। ठीक वैसे ही इस समाज में महिला और पुरुष एक दूसरे के सहयोग के बिना, यानी एक दूसरे का साथ जब तक ना दें या एक दूसरे का साथ ना हो, तो कोई मूल्य, कोई वैल्यू नहीं होता है उनका। समाज
तभी सुचारू रूप से, सही ढंग से, निरंतर, लगातार, गतिशील आगे को बढ़ता रह सकता है जब समाज में पुरुषों के ही समान महिलाओं को भी मान और सम्मान दिया जाए। आज के युग में हर क्षेत्र में, हर एक फील्ड में, जिधर भी आप देखिए, चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक हो, चाहे वो आपका आर्थिक क्षेत्र हो, खेल कूद का मैदान हो, किसी भी आप क्षेत्र में देखेंगे तो महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाते हुए आपको आगे बढ़ती हुई दिखलाई पड़ेंगी। नर और नारी दोनों के परस्पर यानी आपसी सहयोग से ही देश व समाज को खुशहाल बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप अपने मतों की अभिव्यक्ति इस प्रश्न के लिए कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर आपके टेक्स्ट बुक में रसास्वादन और साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान के लिए भी प्रश्न दिया गया है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूं कि रसास्वादन के लिए और साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान के लिए मैंने हर पोएम से, हर चैप्टर से आपको रसास्वादन के लिए भी वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं। साहित्य संबंधी ज्ञान, पद्य और गद्य दोनों से संबंधित मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर भेज चुका हूं। आप मेरे लिंक के द्वारा रसास्वादन और साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित बनाए गए वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं कि उत्तरों को कैसे लिखा जाए। इस स्लाइड के माध्यम से जो आपकी टेक्स्ट बुक में छठा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिएगा कि मात्राओं की गड़बड़ी के साथ साथ वाक्य जो फ्रेमिंग होता है, सेंटेंस को सही ढंग से रखना, यहां पर भी आपको ध्यान रखना होगा। और बहुत मामूली त्रुटियां हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे यहां पर जो अशुद्ध वाक्य दिया गया है वो ये है कि अतिथि आए है, घर में सामान नहीं है। अब यहां पर देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होगा, वो ये देखिए आपके अतिथि आए हैं। देखिए मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है कलर वो शुद्ध रूप है। अब शुद्ध रूप किनका, वो आप ऊपर देख सकते हैं। यहां पर अनुस्वार नहीं लगा हुआ है, जो डॉट बिंदी होती है ना, यहां पर आप देखिए लगा हुआ है। ठीक वैसे ही में नहीं लगा है, में लगा है, यहां नहीं में लगा नहीं है और यहां पे लगा हुआ है। तो इस प्रकार से इन चीजों को, ये बहुत बारीक चीजें हैं बट यही आपकी त्रुटियां होती हैं। यदि आपने यहां पर ध्यान दिया तो आपकी गड़बड़ी सही हो सकती है और आपको अच्छे अंक की प्राप्ति हो सकती है। तो अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है, ये आपका शुद्ध रूप हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि अशुद्ध है। परंतु अज्ञान भी अपराध है। अब यहां पर जो लोग शब्दों से परिचित होते हैं, जो रीडिंग बराबर करते रहते हैं, वो आसानी के साथ समझ सकते हैं कि गड़बड़ी कहां पर है। गड़बड़ी यहां पर है, अज्ञान, और मैंने इसे अलग रंग से हाईलाइट भी किया हुआ है। तो परंतु अज्ञान भी अपराध है, ये वाला वाक्य शुद्ध है। अगला अशुद्ध वाक्य देख लेते हैं। उसके सत्य का पराजय हो जाता है। अब इसका शुद्ध रूप आप पढ़िए, उसके सत्य की पराजय हो जाती है। तो यहां पर किस प्रकार से मात्राओं की गड़बड़ी से वाक्य आपका अशुद्ध हो जाता है और आप ऐसे लिखकर उसको शुद्ध कर सकते हैं। अगला शुद्ध वाक्य देख लीजिए। प्रेरणा और ताकत, ध्यान से पढ़िएगा, ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। अब उत्तर इसका सही शुद्ध रूप क्या है, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। अगला जो अशुद्ध रूप है वो ये कि दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। वाक्य क्या रहेगा शुद्ध रूप, दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। तो ये आपका शुद्ध रूप है। अगला, आप इस शेष लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। पढ़ने में ही अटपटा लग रहा है और सही क्या लगेगा, शुद्ध रूप ये शेष, आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। अगला अशुद्ध रूप है, उसमें फूल बिछा दें। अब यहां पर देखिए शुद्ध रूप आपका क्या होगा, यहां पर उसमें फूल बिछा दें, यहां पर छोटा ऊ, यहां पर बड़ा ऊ। अगला अशुद्ध वाक्य क्या है, कहां खो गई है आप। वाक्य इसका शुद्ध क्या होगा, कहां खो गई हैं आप। चूंकि ये प्रश्नवाचक क्वेश्चन वाक्य है तो यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी होगा, ना कि पूर्ण विराम। यह आपका शुद्ध रूप हो गया। अगला शुद्ध रूप देख लीजिए। एक मैं सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इसका शुद्ध रूप क्या होगा,
मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। शब्दों का आगे पीछे होना भी आपकी वाक्य की त्रुटि बन जाती है, अशुद्धि बन जाता है और उसे आपको शुद्ध करना रहता है। अगला वाक्य देख लीजिए, चलते चलते हमारे बीच का अंतर कम हो गया था। इसका सही रूप क्या होगा? हमारे बीच का अंतर चलते चलते कम हो गया था। तो इस प्रकार से आप अपने वाक्यों को शुद्धि दे सकते हैं और अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मात्र आपको जो आपके पोएम का स्वाध्याय वाला सेक्शन है, खंड है, उसमें उत्तर आप कैसे लिख सकें, यही इस वीडियो में मेरा बताने का मूल मकसद था। अगले वीडियो में मैं जल्द ही किसी नए चैप्टर के स्वाध्याय के साथ फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप तमाम लोगों से अलविदा।